दोस्तों नमस्कार, अतुल्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं साइंस के सुपर 30 क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम इसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न हमारा है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? जेई साल्क ने किया था, जी मेंडल ने किया था, वाटरमैन ने किया था या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था? तो पेनिसिलिन पहला इसमें विकल्प जो दिया गया है, जेई साल्क ने क्या किया था? पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पे अपने प्रयोग किए थे और इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम नामक औषधि तैयार की थी, एंटीबायोटिक औषधि तैयार की थी। इस तरह से हमारा जो विकल्प डी है वो सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको दिए जा रहे हैं और ये अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, विलियम रैमजे ने, प्रिस्टले ने, नील्स बोर ने। तो रदरफोर्ड ने आप जानते हैं कि परमाणु मॉडल दिया था, साथ में प्रोटॉन की खोज भी की थी। विलियम रैमजे ने नोबेल गैसों की खोज की थी और जिसे अक्रिय गैस भी बोलते हैं। प्रिस्टले ने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने किया था? प्रिस्टले ने। ये आंसर हमारा है, प्रिस्टले सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? रॉन्टजन, डब्ल्यू के रॉन्टजन ने क्या किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था। पहला हमारा सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, यह भी सही है। फैराडे गैसों का विसरण नियम, तो हम जानते हैं थॉमस ग्राहम ने गैसों का विसरण नियम दिया था, फैराडे ने नहीं दिया था। तो ये हमारा गलत हो रहा है। और अगला प्रश्न दिया गया है, पाश्चर जीवाणु विज्ञान से संबंधित है, तो फैराडे वाला सी विकल्प हमारा इसमें सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ब्लासी पास्कल का संबंध किससे है? गणना करने वाली मशीन से है कि कंप्यूटर से है, सिनेमा से, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये विकल्प सही है, गणना करने वाली मशीन का संबंध पास्कल से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है 100%। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? बैलून के, बाइसिकल के, वायुयान के या मोटरसाइकिल के? तो राइट बंधुओं ने क्या किया था? वायुयान की खोज की थी। राइट बंधुओं ने क्या किया था? वायुयान की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन का मतलब है कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके 3 मूल कण होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियनों की संज्ञा भी दी जाती है। इन मूल कणों में न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जबकि पॉजिट्रॉन क्या है? ये न्यूक्लियन नहीं है। तो हमारा डी विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कौन सा प्रश्न है? 7वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, सही है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, सही है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, सही है। लेकिन हेमेटाइट क्या है? आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये जो जोड़ा है वो गलत है, अतः यह उत्तर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, प्रश्न को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों तक ये प्रश्न पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? ऐसे प्रश्न में चूंकि धातु शब्द आया हुआ है, इसलिए हमने हीरा को शामिल नहीं किया है। हीरा धातु के अंतर्गत आता है और सबसे कठोर होता है, लेकिन इसमें सोना है, फिर लोहा है, प्लेटिनम है और टंगस्टन है। तो सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है।
अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ग्लाइकोजन, 9वां प्रश्न है, ग्लाइकोजन निम्न में से किस में जमा होता है? प्लीहा में जमा होता है कि अग्न्याशय में जमा होता है कि आमाशय में कि यकृत में? तो यकृत में, जिसे हम लीवर कहते हैं, लीवर में ग्लूकोज, जो अतिरिक्त ग्लूकोज हम लेते हैं वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है और विषम परिस्थिति आने पर जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो ये ग्लूकोज में बदलता रहता है और हमें ऊर्जा मिलती रहती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, 10वें प्रश्न पर। बहुत अच्छे प्रश्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी से जुड़े हुए प्रश्न है। अमर बेल क्या है? बॉटनी का प्रश्न है। आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी और पूर्ण मूल परजीवी। तो ये क्या है? अमरबेल, जिसे हम कस्कुटा इंग्लिश में बोलते हैं, ये पूर्ण तना परजीवी है, ये पूर्ण तना परजीवी है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11वां, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि लिपिड होते हैं कि प्रोटीन होते हैं कि अमीनो एसिड होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं, जो लोग क्वेश्चंस जो पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे कितने अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं इस प्रश्न श्रृंखला में, इसीलिए इसका नाम सुपर 30 रखा गया है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? एल्कोहल है कि ईथर है कि पारद है कि पानी है? तो हम लोग जानते हैं कि पारद जो है, पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और आप जानते हैं कि जो हम लोग अपना टेम्परेचर मापते हैं तापमापी की सहायता से उसमें पारे को भरा जाता है। तो ये क्या है? सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। इसमें ऊष्मा पाते ही तुरंत प्रसार होने लगता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, 13वें प्रश्न पर। बहुत अच्छा फिजिक्स से प्रश्न आ गया है। मरीचिका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो इसमें क्या होता है? अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, यानी कि सी विकल्प हमारा सही है। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सी विकल्प हमारा इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 14वां। स्लैग नाम किसे दिया जाता है? आपने पढ़ा होगा धातु मल, गलित लौह, गलित सैंड, गलित एल्युमिना और गलित कैल्शियम सिलिकेट। तो गलित कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उसे स्लैग कहते हैं, धातु मल कहते हैं। अगले प्रश्न पर केमिस्ट्री का प्रश्न था। देखिए सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबका इसमें समावेश किया गया इन प्रश्नों में। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि सल्फ्यूरिक एसिड का कि एक्वा रेजिया का? देखिए उत्कृष्ट धातुओं को, ऐसी धातुएं जो किसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं घुलती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं घुलती हैं, नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलती हैं, वो एक्वा रेजिया में घुलती हैं। एक्वा रेजिया को हम क्या बोलते हैं? अम्ल राज बोलते हैं, जिसमें 3 भाग HCl का रहता है और 1 भाग रहता है HNO3 का। इसमें सभी उत्कृष्ट धातुएं घुल जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में मैं लाता रहूंगा, लेकिन शर्त है कि आप अपने दोस्तों में कम से कम 10 लोगों को एक लोग शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न पर, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायलिसिस। फेफड़े की क्रिया की, यकृत की क्रिया की, हृदय की क्रिया की, गुर्दे की क्रिया। जब हमारा गुर्दा सही से कार्य नहीं करता है, ब्लड को छान नहीं पाता है, तो कृत्रिम विधि से हम जो गुर्दे का कार्य है वो अपोहन, डायलिसिस क्रिया द्वारा हम कृत्रिम विधि से ब्लड को साफ करते हैं, इसी को हम बोलते हैं अपोहन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न है। निर्जलीकरण के दौरान, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस पदार्थ की कमी हो जाती है? शुगर की, सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम फास्फेट की, पोटेशियम क्लोराइड की? किसकी?
सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। जब निर्जलीकरण हो जाता है तो सोडियम क्लोराइड की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, ऐंठन शरीर में होने लगती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है, क्या होता है? फ्रक्टोज होता है कि ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें गैलेक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये उत्तर हमारा है गैलेक्टोज। पके हुए अंगूरों में गैलेक्टोज पाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 19वां प्रश्न। ब्रायोफिल्म इंग्लिश है, लेकिन इसका हिंदी क्या है? अजूबा। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तना द्वारा होता है, पत्ता द्वारा होता है, मूल द्वारा होता है, पुष्प द्वारा। तो ब्रायोफिल्म जो है उसमें क्या होता है? पत्तियों द्वारा उसमें जनन होता है। पत्तियों के जो किनारे होते हैं उसमें बहुत सारे, उसको अगर हम जमीन में जो बो देते हैं, नमी बनाए रखते हैं, तो बहुत सारी उसमें पौधे निकल आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, यानी पत्तियों से पौधे बनते हैं किसमें? ब्रायोफिल्म या अजूबा में। कौन सेमी कंडक्टर का एक उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए रसायन विज्ञान का। जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो जर्मेनियम जो है वो क्या है? अर्धचालक के रूप में भी जाना जाता है, सेमी कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। 21वां प्रश्न। ट्रांसफार्मर क्या है? फिजिक्स का प्रश्न है। यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यह एसी वोल्टता को घटाने एवं बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या एसी वोल्टता को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है वह बी विकल्प, यह एसी वोल्टता को घटाने एवं बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा बी विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 21वां प्रश्न। 21वां हो गया है। 22वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 22वां प्रश्न है ट्यूबलाइट में। बहुत अच्छा प्रश्न। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन प्लस मेथेन, पारे की वाष्प प्लस आर्गन, हीलियम प्लस पारे की वाष्प, हीलियम प्लस आर्गन। तो क्या भरी जाती है इसमें? जो ट्यूबलाइट हमारे घरों में ऊष्मा प्रदान करती है, वो लाइट प्रदान करती है, वह पारे की वाष्प और आर्गन उसमें भरा रहता है। चलिए आर्गन अक्रिय गैस रहता है और ये पारा जो है वो एक धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसकी वाष्प उसमें रहती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लाफिंग गैस क्या है? हंसाने वाली गैस क्या है? कौन सा सूत्र इसमें है? NO है कि N2O है कि CO है कि SO2 है? तो N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये हंसाने वाली गैस है। N2O जो है वह लाफिंग गैस का फार्मूला है। N2O क्या है? लाफिंग गैस का फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? कौन सा खनिज इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है या मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम या पोटेशियम? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है जो कंपटीशन में हर बार पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर इसको छोड़ नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 6CO2 + 12H2 आपस में जुड़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O 6 + 6O2 + 6H2O इसमें से निकलता है। और अब यही प्रश्न पूछा गया जी की जो O2 निकलती है सॉरी, वो CO2 वाला O2 है या H2O का वो है, या क्लोरोफिल के टूटने पर मिलता है या वायुमंडल से आती है? तो ऑक्सीजन कहां से आती है? H2O से आती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? H2O से आती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 26वां प्रश्न। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, किसमें ऊर्जा छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कि श्वसन में
कि वाष्पोत्सर्जन में कि अंकुरण में? तो पौधे और जंतु सभी ऊर्जा श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा निकालते हैं, चाहे वो जंतु हो और चाहे वह वनस्पति हो। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? कॉर्टिसोन, सेरोटोनिन की एड्रेनालिन की एस्ट्रोजन? तो कौन सा? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन नामक हार्मोन क्या होता है? गुस्से के समय यह अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। कौन सा? एड्रीनेलिन। और इसी को हम बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। ये जब गुस्सा हमें आता है, उत्तेजना के समय ये अधिक मात्रा में हमारे शरीर में निकलने लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है ईईजी। एक होता है ईसीजी और एक है ईईजी। ईईजी किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय के कि फेफड़े के कि मस्तिष्क के कि मांसपेशियों के? जो ईसीजी होता है वो तो हृदय की गति को दर्ज करने के लिए, लेकिन ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये क्या करता है? मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा 29वां प्रश्न है। डीएनए, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी, विलियम हार्वे ने या डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने? ये गलत लिख गया है, सॉरी इसके लिए। हरगोविंद खुराना ने या मेंडल ने? तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा आ गया है। इस सुपर 30 का जीन शब्द किसने बनाया था? किसने जीन शब्द की खोज किसने की थी? टीएच मॉर्गन ने किया था कि डब्ल्यूएल जोहानसन ने किया था, ह्यूगो ड्यूब्रीज ने किया था कि कैरोलस लिनियस ने किया था? टीएच मॉर्गन आप जानते हैं कि गुणसूत्र का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ड्रोसोफिला मक्खी पर इन्होंने कार्य किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी इन्होंने दिया था। अगला जो है ह्यूगो ड्यूब्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तन म्यूटेशन दिया था, उत्परिवर्तन की थ्योरी दिया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है। और डब्ल्यूएल जोहानसन ने क्या किया था? जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था, डब्ल्यूएल जोहानसन। इस तरह से हमारे ये सुपर 30 पूरे हो गए हैं। पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे दूर दूर तक लोगों तक ये वीडियो बहुत आसानी से पहुंच जाए। और अतुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।